नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उस एग्जाम में हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शब्दों का वर्गीकरण। देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, या बनावट के आधार पर कितने होते हैं, या रचना के आधार पर कितने होते हैं, या अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण या शब्द भेद पूछ लिया जाता है डायरेक्ट आपसे। ठीक है, तो वही चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि आपके जो शब्द भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो शब्द भेद के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रचना के आधार पर। किसकी? रचना के आधार पर देखेंगे कि शब्द भेद कितने होते हैं। तो यदि आपसे रचना के आधार पर शब्द भेद पूछता है तो आप क्या बताएंगे कि 3 होते हैं। क्या? रचना के आधार पर जो आपके शब्द भेद होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपके रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है और आपका एक होता है योग रूढ़ शब्द, यानी कि 3 होते हैं। कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये 3 आपके होते हैं। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शब्द भेद पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि 5 होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और एक होता है आपका संकर शब्द। कौन सा? एक आपका लास्ट होता है संकर शब्द। तो ये आपके 5 होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। कहीं कहीं आप देखे होंगे 4 भी दिखाई देता होगा, जहाँ पर संकर शब्द भी नहीं देखने को मिलता होगा। ठीक है, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 5 होते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं तो आप क्या बताएंगे? 2 बताएंगे। कौन कौन से? विकारी शब्द और दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द। यही 2 होते हैं। विकारी के अंतर्गत हमने पढ़ाया भी था और बताया भी था कि विकारी के अंतर्गत 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये जो 4 होते हैं ये विकारी के अंतर्गत आते हैं और अविकारी के अंतर्गत भी 4 आते हैं। कौन कौन से? संबंध बोधक आता है, क्रिया विशेषण आता है, विस्मय बोधक आता है और एक समुच्चय बोधक आता है। ये जो 4 हैं आपके, ये आपके प्रयोग के आधार पर आते हैं। तो प्रयोग के ये अविकारी के अंतर्गत, यानी कि प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं शब्द भेद। कौन कौन? विकारी और अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत 4 आते हैं आपके और अविकारी के अंतर्गत भी 4 आते हैं। ओके, वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर, क्या अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, तो यहाँ पर भी 2 आपके होते हैं अर्थ के आधार पर। कौन कौन से? सार्थक शब्द होता है और दूसरा आपका होता है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द के भी अंतर्गत आते हैं आपके कितने? 4 आते हैं। कौन कौन से? एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द और विलोम शब्द, ये आपके सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ही ना हो तो उसके अंतर्गत तो कोई आएगा नहीं भाई, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होगा तो उसके अंतर्गत कोई नहीं आएगा। तो ये आपका होता है अर्थ के आधार पर 2, सार्थक और निरर्थक। अब हम लोग एक एक कर पढ़ने वाले हैं कि व्युत्पत्ति या और बनावट या रचना के आधार पर। ठीक है, फिर उसके बाद से यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर। तो एक एक कर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर रचना के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक चीज़ आपसे पूछा जाता है कि रचना के आधार पर, ठीक है, या रचना के स्थान पर आपसे बनावट भी कह सकता है, या बनावट या रचना के आधार स्थान पर आपसे व्युत्पत्ति कह सकता है। तो यदि इस तीनों में से कोई भी आपसे पूछा जाता है, चाहे आपसे व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ ले शब्द भेद, या बनावट के आधार पर शब्द भेद पूछ ले, या रचना के आधार पर शब्द भेद पूछ ले, तो तीनों अवस्थाओं में आप कितना बताएंगे? 3 ही बताएंगे। ठीक है, चाहे व्युत्पत्ति कहे या बनावट कहे या रचना कहे, तीनों के आधार पर आपके क्या होते हैं? शब्द भेद 3 होते हैं। कौन कौन? तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये 3 आपके होते हैं। तो एक एक कर आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें रूढ़ शब्द की, किसकी? रूढ़ शब्द की। तो रूढ़ शब्द क्या होता है? तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है। और सार्थक का मतलब कि जो अर्थ प्रदान करे। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है रूढ़ शब्द में कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है। नहीं का मतलब क्या? यानी कि जो शब्द दिया रहेगा अगर उसको आप खंडन करेंगे, तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद से उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे जो भी शब्द होते हैं सब क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर देखिए लिखा गया है नाक, और नाक को तोड़ा गया है। जैसे हमने यहाँ पर नाम लिख दिया, ठीक है, तो नाम ही को देख ले तो नाम को तोड़ेंगे तो ना प्लस क्या लिखेंगे? म लिखेंगे ना, तोड़ेंगे, खंड करेंगे तो यही होगा ना। अब ये बताइए, ये सार्थक शब्द है क्या? ना कोई सार्थक शब्द है, म कोई सार्थक शब्द है? अगर सार्थक शब्द रहता तो इसका कोई ना कोई अर्थ होता, लेकिन ये तो सार्थक शब्द है ही नहीं। तो रूढ़ शब्द यही कहता है कि ऐसे शब्द, ऐसे
शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर नाक को तोड़ा गया तो ना प्लस क, क्या इसका कोई अर्थ होता है? कोई अर्थ नहीं होता है। कुर्सी को तोड़ेंगे तो कु प्लस क्या सी, ये नहीं होगा। उसको से देखिए आँख को तोड़ेंगे तो आ प्लस ख, इनका कोई अर्थ नहीं होता है ना। लेकिन इसको मिलाएंगे तो इसका तो अर्थ होगा, लेकिन ये मिलाने की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता है। खंड मतलब कि उसको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकलता हो, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आ गया ना। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है लात, तो लात में क्या होगा? ला प्लस त, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे सी, सी प्लस व, इसका भी कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे नकल, तो न प्लस क प्लस अल, सॉरी ल, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है ना। ये निरर्थक होते हैं ना, इनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। जैसे कमल हो गया तो क प्लस म प्लस ल, अब इनको कमल को तोड़ेंगे तो इसका कोई सार्थक शब्द ही नहीं बनेगा। तो इसलिए ऐसे जितने भी शब्द आएंगे ये सब किस में हो जाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। क्या? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। आगे समझ में। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के अगर बारे में बात करें तो यौगिक मतलब होता है, नाम से लग रहे यौगिक, योग मतलब कि जोड़, जोड़ होगा, यानी कि जोड़कर जो बने होते हैं शब्द, वही शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। क्या? दो या दो से अधिक सार्थक शब्द होने चाहिए, माने कि दो शब्द कम से कम दो या दो से अधिक भी होने चाहिए, और उनको जो दोनों होंगे, जो शब्द होंगे, ठीक है, दो या दो से अधिक जो सार्थक शब्द होंगे, उन शब्दों का कोई ना कोई एक अर्थ होगा, वो सार्थक होंगे, मतलब कि जिसका कोई ना कोई अर्थ होगा। इस तरीके से जो भी जोड़कर बनाए जाते हैं, जो भी शब्द बनाए जाते हैं, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे लेन प्लस दार, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लेनदार। तो यहाँ पर देखिए लेन भी और दार, दोनों का ये क्या है? दोनों ये सार्थक शब्द हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से देखिए हिम प्लस आले, तो हिम भी एक सार्थक शब्द है और आले भी आपका एक सार्थक शब्द है। दोनों को जोड़ने के बाद क्या बना है? हिमालय। देख रहे हैं ना। सत्य प्लस आग्रह, तो सत्य भी एक सार्थक शब्द है, आग्रह भी एक आपका सार्थक शब्द है, और जोड़ कर बना देंगे क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। तो इस तरीके से जो भी शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, पाठ धन शाला पाठशाला, वी धन ज्ञान बराबर विज्ञान, भारत धन रत्न भारत रत्न, तो इस तरीके से जो भी शब्द दिखाई देंगे ये सब क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये आपका है लास्ट, आपका है तीसरा आपका कौन सा है? योग रूढ़ शब्द। क्या? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक प्लस रूढ़। देखिए योग प्लस, ऊपर हमने क्या पढ़ा? रूढ़ शब्द पढ़ा प्लस यौगिक पढ़ा। अब उन दोनों को जोड़कर यहाँ पर जो बनेगा शब्द, वो आपका क्या कहलाएगा? योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। जैसे वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ यानी कि रूढ़ यानी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द होंगे जो आपके यौगिक तो होंगे लेकिन उनका जो अर्थ होगा, ठीक है, वो अर्थ आपका तीसरे अर्थ की ओर क्या करेगा? संकेत करेगा। वो प्रॉपर अपने की तरफ नहीं, वो तीसरे की ओर क्या करेगा? वो संकेत करेगा, यानी कि तीसरे की ओर, अर्थ की ओर संकेत करता है। या ये कह सकते हैं कि ये सामान्य अर्थ को प्रकट न कर किसी विशिष्ट तीसरे अर्थ को प्रकट करता है। बस में आ गया ना। देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे आ गया जलज। क्या आ गया? जलज। तो जलज का मतलब जैसे ही नाम जलज सुनेंगे तो आप क्या कहेंगे कि जल में उत्पन्न होने वाला, जिसको क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। यानी कि जलज नाम लेने से ही आपके दिमाग में तुरंत किसके ऊपर चला गया? कमल के ऊपर आपका विचार चला गया। जैसे हमने बोल दिया पंकज, तो तुरंत आपके दिमाग होगा पंक। पंक मतलब होता है कीचड़, यानी कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात किसको कहते हैं? कमल को ही कहते हैं। तो पंकज नाम लेने से तुरंत तीसरे के ऊपर चला गया प्रभाव, किसके ऊपर? कमल के ऊपर। बात समझ में आ गया ना। उसी तरह से जैसे देखिए चक्रधर। क्या है? चक्रधर, यानी चक्र को धारण करने वाला, अर्थात क्या? विष्णु भगवान। तुरंत किसके ऊपर? विष्णु के ऊपर ये अर्थ प्रकट करने लगा। दशानन यानी कि 10 आनन, आनन मतलब कि मुख है जिसके पास, अर्थात रावण। देख रहे हैं। गिरधर यानी कि गिरी मतलब कि पर्वत को धारण करने वाला, यानी कि श्री कृष्ण। ठीक है। हलधर यानी कि हल को धारण करने वाला, अर्थात बलराम। तो इस तरीके से जो भी शब्द आएंगे ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि जो आप समास पढ़ेंगे तो समास में जो आपका बहुब्रीहि समास होता है, सेम बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये चीज़ हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं।
अब हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद आपके कितने होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर आपके जो शब्द भेद होते हैं 5 भेद होते हैं। कितना? 5 भेद होते हैं। लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछेगा तो कितना बताएंगे? 4 भेद बताएंगे। हमने शुरू में ये बता दिया कि कहीं कहीं आपको 4 देखने को मिलता है। तो 4 कौन से होते हैं? तो मुख्य रूप से अगर उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से पूछा जाता है शब्द भेद तो कितना बताएंगे आप? 4 बताएंगे। नहीं पूछा जाता है, केवल इस तरीके से पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं तो फिर आप कितना बताएंगे? 5 बताएंगे। ओके, तो चलिए एक एक कर हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है देशज शब्द। क्या? देशज, और नाम से ही लग रहा है क्या? जो देश से उत्पन्न हुआ हो। यानी देखिए देशज शब्द की उत्पत्ति देश प्लस ज से, क्या? देश प्लस ज से के योग से, इन दोनों के योग से, देश प्लस ज के योग से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा हुआ। यानी कि जो देश में जन्मा हुआ है उन्हीं को हम क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। यानी कि देशज उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से ग्रहित हो, यानी कि ग्रहण की गई हो, यानी कि ली गई हो। किसे? बोलचाल की भाषा से या देश की भाषा से। बात समझ आ गया ना? उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम देशज शब्द कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारा एग्जाम्पल है देशज का। जैसे आप सुने होंगे कटोरा, लोटा, गड़बड़, टांग, पगड़ी, लकड़ी, लुटिया, खिड़की, थैला, ठीक है, घरौंदा, तेंदुआ, जूता, चिड़िया, तोंद, ठठेरा, खटपट, खुरपा, कौड़ी, चालू, पैसा, गाड़ी, पेटी, समय, दारू, हुक्का, हलचल, औजार, धुआं, ठेस, खड़ाऊ, लात, गन्ना, झाड़ू, खलिहान, भात, बुलबुल, खाट, लोटा, ढूंढना, हाँ, खड़खड़ाना, कपास, बेटा, ठुमरी, काया, फावड़ा, चेला, रोड़ा, डोंगी, ठीक है, पड़ोसी, पिल्ला, डिबिया, रोटी, देर, हाँ, कसरत, चालू, मांस, हाँ, लथपथ, बाप, चूड़ी, भीड़ भाड़। ये जो शब्द देख रहे हैं ये सब क्या हैं? सब देशज शब्द हैं। क्या? सब देशज शब्द हैं, और इसी में से आपसे एग्जाम में कोई ना कोई पूछा जाता है। बात समझा गया ना? चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा आपका होता है तत्सम शब्द। क्या? तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं वैसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम। यानी कि जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं सेम उठाकर आप जो प्रयोग में लाए जाते हैं वैसे ही शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द भी हम उन्हें कहते हैं। जैसे आपका क्या है? मातृ हो गया, प्रथम हो गया, कर्ण हो गया, राष्ट्रीय हो गया, अच्छी हो गया, चणक हो गया, ये सब क्या है? इत्यादि, यानी कि और भी है। तो ये आपके एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। वहीं अगर हम तद्भव की बात करें, तीसरा आपका नेक्स्ट है आपका तद्भव। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? कि जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल दिया गया हो। ऊपर इससे पहले हमने क्या पढ़ा? तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द हमने क्या कहा? कि जो संस्कृत से सीधे उठाकर आप यहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं वैसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम। लेकिन तद्भव क्या होता है? कि जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप क्या कर लिया गया हो? ढाल दिया गया हो। अर्थात जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आए हों उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि जो अपना रूप क्या कर लिया? बदल लिया हो उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। वही चीज़ कहा जा रहा है ना कि जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होकर हिंदी में आ गए हों उन्हें शब्दों को हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कह देंगे। जैसे क्या हो गया? जैसे आपका माँ हो गया, कान हो गया, राज्य हो गया, आँख हो गया, चना हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब तद्भव शब्द हैं। इत्यादि और बहुत सारे हैं। जब हम तत्सम तद्भव एक एक करके पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है, और किस तरीके से तत्सम से तद्भव में और तद्भव से तत्सम में चेंज करते हैं, चाहे किस तरीके से होता है, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। चलिए चौथा देख लेते हैं। आपका है आपका विदेशज। क्या है? विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द जैसे वहाँ पर था देशज, उसी तरीके से यहाँ पर है विदेशज। तो विदेशज शब्द की उत्पत्ति विदेश प्लस ज से ज के योग से हुई हुई। क्या? विदेश प्लस ज के योग से हुई है, जिसका अर्थ होता है विदेश में जन्मा। वहाँ पर देश प्लस ज से हो रहा था, यहाँ पर विदेश प्लस ज से हो रहा है, यानी कि विदेश में जन्मा हुआ, जिसका अर्थ होता है कि विदेश में जन्मा हुआ। यानी कि विदेशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हुए। क्या? किसी विदेशी भाषा से आए हुए हो, या ये कह सकते हैं विदेशी भाषा से आने के कारण ही उन्हें आगत शब्द की संज्ञा दी जाती है। यानी कि विदेशी शब्द को हम क्या कहते हैं? आगत शब्द भी कहते हैं। ओके, जैसे अगर फारसी हो गया, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, ये सब क्या है? ये सब विदेशी शब्द हैं। ओके, आइए देख लेते हैं। जैसे अरबी के अंतर्गत कौन कौन से आता है? ये सब आपके विदेश शब्द हैं। ठीक है, तो बहुत सारा है, आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप अरबी के अंतर्गत जैसे अजब, अजीब, अदालत, इंसान, ठीक है, आशिक, इजाज़त, इजहार, मलूक, अदा, औकात, किस्मत, कफन, इल्ज़ाम, दौलत, कमर, किला, किस्त, खबर, इत्र, शराब, हाँ, लिहाज, लिफाफा, मुआवजा,
क्या है, मुलजिम है, मुनीम है, हमला है, हुलिया है, हाजिर है, लफ्ज़ है, मुकदमा है, मुसीबत है, जिस्म है, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब, ये सब क्या है, अरबी शब्द। डायरेक्ट आपसे अरबी शब्द पूछा जाता है, अगर अरबी नहीं तो ये तो विदेशत शब्द के अंतर्गत आते हैं। लेकिन स्पेशल अगर आपसे पूछा था कि अरबी शब्द कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया आपके एग्जाम्पल में कि इंसान कौन सा शब्द है, अरबी, फारसी, इस तरीके से उर्दू दे देगा, तो आप क्या बताएंगे कि ये अरबी शब्द के अंतर्गत आता है। ओके, बाकी अगर देशत विदेशत पूछता है तो आप विदेशत शब्द के अंतर्गत बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अरबी के। वहीं फारसी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देख लेंगे, जैसे बहुत सारा है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। जैसे है आबरू है, आतिशबाजी है, आफत है, आराम है, आमदनी है, आवारा है, आवाज़ है, उम्मीद, उस्ताद, कमीना, कारीगर, हाँ, किस्मिस है, खुराक है, चलाक है, गुलाब, चादर, चलाक, जोर, जिंदगी, शादी, पुल, फरिश्ता। देख रहे हैं ना, बहुत सारा शब्द है यहाँ पर। तो ये सब क्या है, ये सब विदेशत शब्द हैं, लेकिन विदेशत में भी कौन सा, फारसी शब्द के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अंग्रेजी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द के अंतर्गत जैसे अपील हो गया, कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, जज हो गया, पुलिस, टैक्स कलेक्टर, डिप्टी, वोट, पेंशन, कॉपी, डॉक्टर, पेन, पेपर, टैक्स, पेंसिल, हाँ, कंपाउंडर, नर्स, ये जितने शब्द देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, सब अंग्रेजी शब्द के अंतर्गत आते हैं और ये आपके विदेशत शब्द कहलाते हैं। ओके, लास्ट आपका एक पुर्तगाली शब्द यहाँ से भी पूछा जाता है। तो देखिए पुर्तगाली में क्या क्या आएगा, जैसे आपका आ जाएगा, जैसे अनास आ जाएगा, अलमारी आएगा, आल्पिन आएगा, कमीज आएगा, कमरा, कर्नल, तौलिया, संतरा। यहाँ पर जिसका नीचे अंडरलाइन किया गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तभी इसके अंतर्गत क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। तो ये सब पुर्तगाली शब्द के अंतर्गत आते हैं। वहीं तुर्की शब्द के बारे में बात करें तो देखिए तुर्की के शब्द के अंतर्गत भी यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपका उर्दू हो गया, कलगी हो गया, दरोगा हो गया, लाश हो गया, तोप हो गया, गनीमत हो गया, ताश हो गया, चाकू हो गया, बावर्ची हो गया, चेचक हो गया, नौकर हो गया, सौगात हो गया। ये सब क्या है, तुर्की शब्द के अंतर्गत आते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, वहीं फ्रांसीसी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है, अंग्रेज आता है, कारतूस आता है, कर्फ्यू आता है, कूपन, लाम, बिगुल, ये सब फ्रांसीसी शब्द हैं। डच शब्द में क्या आता है, तुरुप आता है, बम आता है। रूसी शब्द के अगर बारे में बात करें, रूसी शब्द के, तो रूसी में आपका रूबल आता है, जार, मेघ, बुदका, ठीक है, सोवियत, स्तूपनिक, ये सब आता है रूसी शब्द में। चीनी शब्द में क्या है, चाय है, लीची है, चीनी है, चीकू है, ये सब चीनी शब्द हैं। जापानी शब्द में बहुत पूछा जाता है आपसे, रिक्शा। रिक्शा बहुत बार पूछा गया कि रिक्शा कैसा शब्द है, ताकि बताएंगे जापानी शब्द। बाकी सुनामी है, सोनारा है, ये सब क्या है, सब जापानी शब्द के अंतर्गत आते हैं। पांचवा आपका है संकर शब्द। क्या संकर शब्द, तो संकर शब्द देख लेते हैं। तो संकर शब्द क्या होते हैं कि जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के योग से, क्या, दो भिन्न भाषा, यानी कि दो भाषा होगी, अलग अलग होगी, एक नहीं होगी, दो अलग अलग भाषाओं के योग से जो बनता है शब्द, उन्हें हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे आपका है रेलगाड़ी, क्या, रेल प्लस गाड़ी, दोनों को मिलाकर क्या बना है, रेलगाड़ी। तो देखिए जो रेल है ये अंग्रेजी शब्द है और जो गाड़ी है वो हिंदी शब्द है, तो दो विभिन्न भाषा हो गया कि नहीं। तो यही कहा जाता है कि जो शब्द दो विभिन्न भाषाओं के योग से बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे आगे देख लीजिए, वर्ष प्लस गांठ, तो जो वर्ष है आपका संस्कृत शब्द है, जो गांठ है वो आपका हिंदी है, तो दो अलग अलग भाषा होगी, दोनों के योग से क्या बन गया, वर्ष गांठ। जैसे जांच करता, तो जांच आपका फारसी शब्द है, करता क्या हो गया, हिंदी, तो दोनों के योग से क्या बन गया, जांच करता, ठीक है। उसी तरीके से आगे देखेंगे यहाँ पर रफू चक्कर आपका, तो रफू क्या हो गया आपका, फारसी हो गया, चक्कर क्या हो गया, हिंदी हो गया, तो रफू चक्कर, ठीक है। पानदान हो गया, पान आपका हिंदी हो गया, दान आपका फारसी हो गया, ठीक है। असुरु गैस हो गया, असुरु आपका तत्सम शब्द हो गया, गैस आपका अंग्रेजी हो गया, तो इस तरीके से असुरु गैस हो गया। तो जो भी विभिन्न दो भाषाओं के योग से बनते हैं ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज की वीडियो, और आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पुनः देखिएगा, और इसको पढ़ना है, इसका अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम आप लोग जानते ही हैं कि टेलीग्राम कौन सा है, ठीक है। टेलीग्राम पर आप जाकर सरकारी PA, क्या, एक बार मैं लिख देता हूँ, टेलीग्राम पर आप लोग जाकर और सरकारी PA आप लोग सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद से आपका इस चैनल का ही लोगो आपको दिखाई देगा, उसी को आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर हम इसका PDF सेंड कर देंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप वहाँ कमेंट कर पूछ सकते हैं। डायरेक्ट अगर हमसे बात करनी है, ठीक है, हमसे बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम ID पर, इंस्टाग्राम ID हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे इंस्टाग्राम ID है साहनी, ठीक है, साहनी राजनाथ, साहनी
राजनाथ_CUP, ये आपका इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। इंस्टाग्राम का ये आईडी है, इस पर आप चाहें तो मैसेज कर देंगे, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर लेकर डायरेक्ट चाहें तो आप बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, धन्यवाद।